तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न एथिकल हैकिंग इन 30 डेज सीरीज के 6th डे पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हु इज़ डेटाबेस के बारे में और डीएनएस रिकॉनेसेंस के बारे में। तो बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ और देखते हैं कि हु इज़ डेटाबेस क्या है। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि हु इज़ क्या है। तो मैंने यहाँ एक डेफिनेशन लिखी हुई है। तो डेफिनेशन ये है कि हु इज़ अ पब्लिक डेटाबेस दैट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ओनर ऑफ डोमेन नेम्स एंड आईपी एड्रेसेस इट यूज्ड टू वेरीफाई द वेबसाइट आर रजिस्टर्ड करेक्टली एंड हेल्प टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। अब देखो, ये तो थी बात डेफिनेशन की। इसको इजीली समझें तो हु इज़ देखो एक प्रोटोकॉल है जो किसी डोमेन नेम या आईपी एड्रेस के ओनर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब हम हु इज़ रिकॉर्ड चेक करते हैं तो हमें डोमेन की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिल सकती है। अब उस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में क्या-क्या हो सकता है देखो, इन्फॉर्मेशन में उसमें डोमेन का नाम तो होता है, डोमेन ओनर का नेम और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल सकती है अगर वो प्राइवेट नहीं है तो। रजिस्ट्रेशन डेट और एक्सपायरी डेट भी मिल सकती है कि डोमेन कब रजिस्टर्ड हुआ था और एक्सपायर कब होगा। और फिर हमें डोमेन रजिस्ट्रार का नाम भी मिल सकता है, नेम सर्वर्स की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ये जो रिकॉर्ड्स है ना, ये पब्लिकली अवेलेबल होते हैं और इसका यूज़ डोमेन की ओनरशिप वेरीफाई करने में या फिर साइबर सिक्योरिटी के लिए इन्वेस्टिगेशन करने या फिर किसी फ्रॉड को ट्रेस करने के लिए भी होता है। अगर किसी डोमेन का हु इज़ रिकॉर्ड प्राइवेट है ना, तो ओनर की डिटेल्स हिडन हो सकती है और सिर्फ रजिस्टर जो इन्फॉर्मेशन है ना वो शो होगी कि भाई रजिस्ट्रेशन कब हुई थी और एक्सपायरी कब है। बस यही शो होगा उस टाइम। लेकिन हु इज़ ज़रूरी किस लिए है? देखो, मान लो आप किसी को ट्रैक कर रहे हो, किसी वेबसाइट को, और उसकी जो डोमेन है वो एक्सपायर होने वाला है कुछ ही दिनों में, 2-3 दिनों में, और उसने वो डोमेन रिन्यू नहीं करवाया, तो वो आप परचेज़ कर सकते हो क्योंकि वो तो उस टाइम पब्लिक हो जाता है। जब अगर उसके पास डोमेन एक्सपायर हो गया, तो वो आप परचेज़ कर सकते हो और फिर और ये चीज़ें बहुत ही यूज़फुल होती है। अब हम देखते हैं कि हु इज़ को चेक कैसे करते हैं। अभी डेटाबेस को हम चेक कैसे करते हैं, तो उसके लिए एक हमें वेबसाइट दी गई है whois.is। तो मैं उस वेबसाइट के ऊपर चलता हूँ। तो अब हम अपने ब्राउज़र पे आएँगे और यहाँ पर who.is सर्च करेंगे। फर्स्ट वेबसाइट who.is पे हम आएँगे और यहाँ पर हम डोमेन नेम एंटर करेंगे या फिर आईपी एड्रेस भी एंटर कर सकते हैं। अभी मैं डोमेन नेम एंटर करूँगा, तो मैं यहाँ पर microsoft.com एंटर करता हूँ और सर्च करते हैं, देखते हैं हमें microsoft.com की क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ, तो देखो रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन में आप सब जानते हो माइक्रोसॉफ्ट है वो, तो वो प्राइवेट ही रहेगी। इसलिए यहाँ पर ये हमें कुछ मार्क मॉनिटर इन डॉट ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है हमें। और नीचे आते हैं हम, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स में हम एक्सपायर ऑन 2025 5 मई 3rd ऑफ मई 2025 को ये एक्सपायर होगा इसका डोमेन। और ये रजिस्टर्ड हुआ था डोमेन 1991 में और लास्ट अपडेट इसे 2023 में करा गया था। तो देखो, अगर आप परचेज़ करना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम डोमेन को, तो आप इस डेट का वेट कर सकते हो। अगर उन्होंने रिन्यू नहीं करा होगा तो आप परचेज़ कर सकते हो, और ऐसा नहीं होगा वो रिन्यू कर लेंगे। आगे और देखते हैं हम, तो यहाँ पर रजिस्ट्रार का डाटा दिया हुआ है जो कि ऑब्वियसली प्राइवेट है। फिर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें सही भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंट्री यूएस दिखा रहा है और स्टेट प्रोविंस में डब्ल्यू ए है, शायद वाशिंगटन है दूसरा, और यहाँ पर मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, ये भी आई दोनों सही हो सकते हैं, गलत। ईमेल एड्रेस दी हुई है और भी बहुत कुछ, फुल एड्रेस दिया हुआ है। और नीचे चलते हैं हम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये भी कुछ हद तक सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम मूवीज़ की मदद से निकाल सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन अभी आपको कम लग रही होगी, लेकिन ये एट द स्टेज ऑफ एनुमरेशन उस टाइम बहुत ज़्यादा काम आती है। अभी क्योंकि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में हमारा काम ही यही है कि हम जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके वो गैदर कर पाएँ। अब इसी काम को देखो, ये तो वेबसाइट के थ्रू था, हम इसको अपने Kali लिनक्स टर्मिनल में भी कर सकते हैं। मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम नॉर्मल व्होइस कमांड की मदद से व्होइस मैं यहाँ पर लिखता हूँ और microsoft.com लिखता हूँ, तो हमें सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी निकाल के दे देगा, और वो भी बहुत जल्दी। ये आप देख सकते हो, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी है। यहाँ पर डोमेन नेम, रजिस्टर डोमेन आईडी दे दी है इसने, और व्होइस सर्वर दे दिया है। मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ एक बार, और जो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन थी ना वो सेम इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये देखो यहाँ पर अ, जो फ़ोन नंबर्स वहाँ थे वो यहीं पर है, वो यहाँ भी है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमने वहाँ पर एक्सपायरी डेट्स देखी थी, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। ये देखो, अपडेटेड डेट, क्रिएशन डेट और एक्सपायरी डेट, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हु इज़ क्या है। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं डीएनएस के बारे में, समझते हैं डीएनएस को। तो अब बात करते हैं डीएनएस की। तो देखो, डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम।
और ये एक इंटरनेट का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो कि डोमेन नेम जैसे कि google.com को उनके आईपी एड्रेसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल google.com का मैं आईपी एड्रेस समझ लेता हूँ यहाँ पर 142.250.190.14। अब मैं इनमें कन्वर्ट करता है, मतलब ये जो डोमेन नेम है ना google.com, तो इन नंबर्स में कन्वर्ट करता है। इसका काम एक फ़ोन बुक की तरह आप समझ सकते हो, जो कि इंटरनेट पर वेबसाइट्स का एड्रेस स्टोर करता है। अब चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। तो देखो, इंटरनेट पर वेबसाइट्स और सर्वर को आइडेंटिफाई करने के लिए उनका आईपी एड्रेस यूज़ होता है। लेकिन हम इंसान हैं, हमें आईपी एड्रेसेस याद करना मुश्किल है। हम कितने ही नंबर्स याद कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम नंबर से बजाय नाम याद ईज़िली कर सकते हैं। तो अगर आपको google.com याद रखना है तो वो ईज़ी लगेगा। लेकिन अगर आपको उसका आईपी एड्रेसेस, जो मैं अभी आईपी एड्रेस मैंने दिया था यहाँ 142.250.190.14, याद रखना वो आपके लिए मुश्किल है। तो डीएनएस का ये काम है कि वो इसे आसान बनाता है। जब आप अपने ब्राउज़र में google.com टाइप करते हो ना, तो डीएनएस उससे उसका आईपी एड्रेस ढूंढ कर कनेक्ट करता है। मतलब आपने टाइप तो वहाँ पर google.com करा है, लेकिन वो कनेक्ट किससे करेगा? उस आईपी एड्रेस से, जो गूगल का आईपी एड्रेस है, और आपको वेबसाइट तक ले जाएगा। तो ये होता है डीएनएस। अब देखो, डीएनएस के क्या है, कुछ टाइप्स होते हैं। रिकॉर्ड टाइप्स बोलते हैं हम उन्हें। तो डीएनएस के कुछ रिकॉर्ड टाइप्स हैं, जो कि अलग-अलग तरह से इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जो एक डोमेन के बारे में इम्पोर्टेंट, जो एक डोमेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन रिकॉर्ड्स का काम होता है कि डोमेन को प्रॉपर्ली फंक्शन करने और यूज़र रिक्वेस्ट को सही सर्वर तक पहुँचाने में मदद करना। चलिए डिटेल में समझते हैं कि डीएनएस के डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स, उनका यूज़ क्या है। तो देखो, सबसे पहला आता है हमारा ए रिकॉर्ड, जिसे एड्रेस रिकॉर्ड भी कहा जाता है। अब इसका काम है IPv4 एड्रेस प्रोवाइड करता है ये, जो कि किसी डोमेन को फिजिकल एड्रेस होता है IPv4। आप V4 और आई आई होप आप V4 और V6 में डिफरेंस जानते हो। तो ये V4 के लिए काम करता है। इसी तरह जो ए है ना, इसे IPv6 एड्रेस रिकॉर्ड बोलते हैं। तो ये IPv6 एड्रेस प्रोवाइड करता है, और जो कि अपग्रेडेड वर्जन है IPv4 का। और अगला आता है हमारा सी नेम रिकॉर्ड। इसकी फुल फॉर्म होती है कैनोनिकल नेम रिकॉर्ड। एक डोमेन को दूसरे डोमेन नेम पर रिडायरेक्ट करता है ये वाला। सीनेम क्या करता है? फॉर एग्जांपल, अगर www.example.com का सीनेम रिकॉर्ड example.com है, तो www.example.com रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली example.com पर फॉरवर्ड हो जाएगी। मल्टीपल सब डोमेन को एक ही मेन डोमेन से पॉइंट करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। अगला आता है हमारा एमएक्स रिकॉर्ड। एमएक्स रिकॉर्ड को मेल एक्सचेंज रिकॉर्ड बोलते हैं। ईमेल सर्वर्स के एड्रेसेस डिफाइन करता है ये, जो कि किसी डोमेन को ईमेल को हैंडल करता है। अगला आता है हमारा टीएक्सटी रिकॉर्ड। इसे टेक्स्ट रिकॉर्ड भी कहा जाता है। टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ये, जो वेरिफिकेशन और सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ होती है। और फिर उसके बाद आता है हमारा एनएस रिकॉर्ड। तो इसे नेम सर्वर रिकॉर्ड होता है, या आई होप आप जानते होंगे। अगला आता है हमारा टीटीएल रिकॉर्ड, जो कि है टाइम टू लिव रिकॉर्ड। ये डीएनएस रिकॉर्ड का एक्सपायरेशन टाइम होता है ना, उसको डिफाइन करता है। यानी रिकॉर्ड कितनी देर तक कैश में रहेगा, या कितना और टाइम लगाएगा वो। तो अगर टीटीएल से देखो 3600 सेकंड से है, तो डीएनएस क्वेरी 1 घंटे तक कैश स्टोर करेगी। डीएनएस रिस्पॉन्स को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो आप डीएनएस रिकॉर्ड्स को समझ गए होंगे। देखो, डीएनएस रिकॉर्ड्स इंटरनेट की बैकबोन है, जो डोमेन सर्वर्स और सर्विसेज को सही तरीके से फंक्शन करने में मदद करते हैं। हर रिकॉर्ड्स का अपना स्पेसिफिक रोल होता है, जो कि वेबसाइट्स, ईमेल्स या नेटवर्क सर्विसेज के लिए ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ ये जो 7 डीएनएस रिकॉर्ड्स दिए हुए हैं, इतने ही होते हैं। और भी अलग-अलग तरीके के डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं। अगर आपको और के बारे में जानना है ना, तो मैंने नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप और भी अलग-अलग तरह के डीएनएस रिकॉर्ड्स के बारे में समझ सकते हैं। तो अब चलिए प्रैक्टिकल पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अब डीएनएस रिकॉन के जो पहला टूल है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले कमांड, हमारा जो पहला टूल है वो है होस्ट टूल। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डोमेन नेम का आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं। जैसे कि मुझे अभी माइक्रोसॉफ्ट.com का आईपी एड्रेस नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर होस्ट माइक्रोसॉफ्ट.com लिखूँगा, और ये मुझे उसका आईपी एड्रेस दे देगा। अब देखो, इसने मुझे IPv6 और IPv4 दोनों ही दे दिए हैं। अब ये डिफरेंट, कई मुझे इसने 5 आईपी एड्रेस दे दिए हैं IPv4। इसका रीज़न है कि कोई फायरवॉल है, जो कि मुझे मिसलीड कर रही है और अलग-अलग आईपी एड्रेस दे रही है। तो इसमें से कोई आईपी एड्रेस हो भी सकता है और कोई नहीं भी हो सकता है। अब आगे हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड के लिए निकालना है, मान लो मुझे कि नेम सर्वर के लिए मुझे निकालना है, तो मैं होस्ट डैश टी करूँगा, और नेम सर्वर एनएस लिखूँगा, और माइक्रोसॉफ्ट वही सेम माइक्रोसॉफ्ट
डॉट कॉम मैं यहाँ करूँगा, तो बस मुझे नेम सर्वर की जानकारी दे देगा कि ये एज़र का यूज़ कर रहा है, एज़्योर का। और अगर मुझे मान लो यहाँ पर मैं इसे क्लियर करता हूँ और मुझे मेल सर्वर का पता चलना, मैं नेम सर्वर तो पता कर लिया मैंने, अब मुझे नेम सर्वर पता करना है, तो मैं यहाँ पर एनएस की जगह एमएक्स कर दूंगा। अब मुझे मेल सर्वर कौन सा यूज़ करना पसंद जाएगा, जो कि ऑफ कोर्स ये माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम, मेल प्रोटेक्शन, आउटलुक डॉट कॉम यूज़ करेगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का गूगल होता तो गूगल जीमेल यूज़ करता। इसी तरीके से ये थी होस्ट टूल की बात में। एक और टूल हम यूज़ करते हैं जिसे एनएस लुकअप बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ आपको, एनएस लुकअप और फिर मैं माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम लिखता हूँ, और इसने भी हमें आईपी एड्रेसेस निकाल के दे दी है, सेम उसी तरह सिस्टमेटिक वे में। और इसको भी अगर हमें किसी स्पेसिफिक इसको भी डीएनएस रिकॉर्ड में इन्यूमरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं किसी स्पेसिफिक किसी डीएनएस रिकॉर्ड के लिए अगर मुझे यूज़ करना है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले करा नेम सर्वर और मेल सर्वर के लिए, तो इसको कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं। तो मैं एनएस लुकअप लिखूंगा यहाँ पर और एंटर कर दूंगा मैं, तो अब यहाँ पर ये कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। तो इसके अंदर अब हम कुछ सेट कर सकते हैं, तो मैं लिखूंगा सेट टाइप और इक्वल्स टू, मुझे नेम सर्वर के लिए चाहिए तो मैं एनएस लिख दूंगा, और मैं यहाँ पर गूगल डॉट कॉम लिखता हूँ इस बार, जो हमारा टारगेट है। तो उसके लिए ये देखो इसने यहाँ पर आईपी एड्रेस दे दी है, और नेम सर्वर ये गूगल का ही यूज़ कर रहा है ऑब्वियसली, और इसने रिकॉर्ड टाइप दे दिए हैं कि ये ए रिकॉर्ड टाइप यूज़ कर रहे हैं। दूसरा मैं देखता हूँ वापस से, मैं इस बार यूज़ करता हूँ सेट टाइप, और इस बार हम एमएक्स मेल सर्वर देखते हैं। तो मैं वापस से गूगल डॉट कॉम ही यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि गूगल एसएमटीपी गूगल डॉट कॉम। तो ये तो हमें पता है कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तो खुद के ही लेंगे। एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं हम और देखते हैं स्पॉटिफाई क्या यूज़ कर रहा है। फॉर मैं यहाँ पर सेट टाइप इक्वल्स टू एमएक्स करता हूँ, और यहाँ पर मैं स्पॉटिफाई डॉट कॉम डालता हूँ, और यहाँ पर ये देख सकते हैं गूगल के ये मेल सर्वर यूज़ कर रहा है स्पॉटिफाई। तो इस तरीके से हम एनएस लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़रूरी और यूज़फुल टूल है ये डीएनएस रिकॉग्निशंस के मामले में। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल सी करके इसको क्लियर करता हूँ, यहाँ पर उसको क्लियर करता हूँ मैं। और एक लास्ट टूल हमारा डीएनएस रिकॉन में जो कि बहुत ही यूज़फुल है, वो है डिग टूल हमारा। मैं यहाँ पर डिग डालता हूँ, और फॉर एग्जाम्पल मैं वापस से माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम यहाँ पर डालता हूँ और एंटर करता हूँ। तो इसने भी हमें यहाँ पर रिकॉर्ड टाइप बता दिया है, ए यूज़ कर रहे हैं, और आईपी एड्रेसेस बता दी है कि हम ये आईपी एड्रेसेस यूज़ कर रहे हैं। और इसको अगर हमें फॉर सेम यूज़, हमें जैसे हमने पहले किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड टाइप के लिए यूज़ करा, उसकी तरह यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर इसको माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम करके डैश टी, और जो भी नेम सर्वर हमें अगर पता लगाना है तो मैं यहाँ पर ये कर दूंगा। और अगर नेम सर्वर नहीं है, मेल सर्वर पता लगाना है या फिर, तो मेल सर्वर के लिए मैं एमएक्स कर दूंगा, तो वो हमें मेल सर्वर बता देगा। तो कुछ इस तरीके से हम डीएनएस रिकॉग्निशंस परफॉर्म करते हैं, यूज़ करते हैं। ये आने वाली वीडियोस में और भी इसे अच्छे से समझेंगे हम। ये तो हमने कि कैसे अलग-अलग रिकॉर्ड्स को यूज़ करें ये समझा है। आने वाले वीडियोस में और भी चीज़ें आएगी। अब हम सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करेंगे। अब थ्योरी का ज़्यादा काम नहीं होगा आने वाली वीडियोस में। तो आने वाले दिनों में बने रहें इस कोर्स के अंदर, और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।